न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर हम लोग बच्चों अब कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ये एक मास दे रखा है 1 kg, ये एक मास दे रखा है 2 kg और ये एक मास दे रखा है बच्चों 3 kg। आपको तीन मासेस दे रखे हैं 1 kg, 2 kg और 3 kg। और हमें ये गिवन है बच्चों कि ये जो डिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रही है बच्चों, ये है सपोज कीजिए 50 सेंटीमीटर। दिस डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। हमें ये करना है बच्चों कि जो 1 kg का मास है, 1 kg के मास पर हमको फोर्स निकालना है। 1 kg के मास पर फोर्स निकालना है। और मैं आपको एक सलाह दूंगा बच्चों कि फटाफट वीडियो को पॉज करके आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए 1 kg के मास पर कौन कौन फोर्स लगाएगा भाई। 1 kg के मास पर 2 kg भी फोर्स लगाएगा और 3 kg भी फोर्स लगाएगा। तो 1 kg के मास पर बच्चों 2 kg का जो मास है वो कितना फोर्स लगाएगा, कैपिटल G m1 m2 m1 m2 और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। भाई अगर इन दोनों के बीच में फोर्स देखें तो वो होगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये होगा, ये इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स हो गया भैया। 1 पर 2 kg ने कितना फोर्स लगाया, ये आ गया। और 1 पर 3 kg ने कितना फोर्स लगाया बच्चों, वो आ गया कैपिटल G m1 m2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर नेचुरली विल कम टू 1.5 मीटर। तो इस केस में बच्चों जो 1 kg पर 3 kg ने फोर्स लगाया वो इतना लगाया। अगेन आई एक्सप्लेन भाई 1 kg पर कौन फोर्स लगाएगा, 1 kg पर 2 kg लगाएगा, 1 kg पर 3 kg भी लगाएगा। 2 kg ने लगाया इतना और 3 kg ने लगा दिया इतना। अब बारी आती है बच्चों, फोर्स केवल एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो नेचुरल सी बात है उसकी कुछ डायरेक्शन होगी। इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट डज पॉजेस सर्टेन डायरेक्शन। और डायरेक्शन अगर है तो बच्चों कैसे निकालेंगे उस बारे में हम बात करें। देखिए जब भी आप कभी एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पे क्वेश्चन करेंगे बच्चों, तो आप क्या करेंगे, आप जिसके कारण फोर्स देख रहे हैं उस पर बैठिएगा। गौर कीजिएगा, आप जिसके कारण फोर्स देख रहे हैं उस पर जाकर बैठिए और जिस पर फोर्स निकाल रहे हैं उसको देखिए। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं बच्चों। देखिए अभी आपने 2 kg के कारण फोर्स देखा, के कारण फोर्स निकाला, तो 2 kg पर बैठ जाइए, बैठ गए। अब आप 1 kg को देखिए, देखा और फोर्स अट्रैक्शन का है। 2 kg पर बैठकर 1 kg को देखना, फोर्स अट्रैक्शन का है। अट्रैक्शन का है मतलब फोर्स कैसा रहेगा बच्चों, राइटवर्ड। अगेन आई एक्सप्लेन भाई 2 kg के कारण फोर्स, 2 kg के कारण अगर आपको फोर्स देखना है तो 2 kg के कारण फोर्स देखना है और देखना किस पर है, 1 kg पर। तो 1 kg को मैं देखूंगा, 1 kg को देखूंगा बच्चों, 1 kg को अट्रैक्शन का फोर्स ये लीजिए। ऐसे ही मैं 3 kg के कारण बात करूं तो 3 kg पर बैठ जाऊंगा, ये मैं 3 kg पर आ गया। और 3 kg के कारण 1 kg पर फोर्स देखूं तो 3 kg ने 1 kg को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। इस 3 kg ने 1 kg को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो फिर ये भी फोर्स अट्रैक्शन का, ये लीजिए। भाई हम फिर बोल रहे हैं जिसके कारण फोर्स देख रहे हैं उस पर बैठकर उसको देखिए जिस पर फोर्स निकालना है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन निकालने में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं बच्चों। तो इस पर बैठकर 1 kg को देखा, फोर्स अट्रैक्शन का था, राइटवर्ड। फिर 3 kg के कारण 1 kg पर फोर्स अट्रैक्शन का था, राइटवर्ड। अब आप देखिए इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है एंड सिंस देयर डायरेक्शंस आर सेम सो नेट फोर्स जो होगा बच्चों वो F2 प्लस F3 होगा। नेट फोर्स वुड बी F2 प्लस F3। ये एक बात हो जाएगी बच्चों, इस तरीके से हम लोग निकाल देंगे। क्योंकि देखिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ डायरेक्शन देखना जरूरी है कि डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है। अगर सेम है तो वेल एंड गुड, ऐड कर देंगे, अपोजिट है तो माइनस करेंगे बड़े में से छोटे को। अब ये एक काम कीजिए बच्चों, ये 1 kg पर फोर्स निकाला। अब ऐसे ही आप एक काम करें, अब आप 2 kg पर फोर्स निकालें। किस पर फोर्स निकालेंगे, 2 kg पर। खटाखट वीडियो को पॉज करके बच्चों करिए। तो देखिए जब आप 2 kg पर निकालेंगे तो 1 kg के कारण, भाई 2 kg पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, 2 kg पर 1 kg ने भी लगाना है, 2 kg पर 3 kg ने भी लगाना है। तो 2 kg पर 1 kg कितना लगाएगा, कैपिटल G m1 m2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये लीजिए। भाई इस 2 kg पर इस 1 kg के कारण, इस 2 kg पर इस 1 kg के कारण जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही कुछ होगा। अगेन आई एक्सप्लेन भाई 2 kg पर 1 kg के कारण होगा इतना, और 2 kg पर बच्चों 3 kg के कारण कितना होगा, 2 kg पर 3 kg के कारण होगा बच्चों 2 × 3 और इनके बीच की डिस्टेंस जो है बच्चों वो है 1।
भाई इस 2 kg पर 1 kg ने कितना फोर्स लगाया वो ये आया, इस 2 kg पर 3 kg ने कितना फोर्स लगाया वो आ गया ये। अभी बारी आती है बच्चों डायरेक्शन की, बारी आती है बच्चों डायरेक्शन की। तो इस 2 kg पर 1 kg जो है वो कितना फोर्स लगाएगा, वो वैल्यूज हम देख चुके, हम डायरेक्शन देखें। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जिसके कारण आप फोर्स निकाल रहे हैं उस पर बैठकर उसको देखिए जिस पर फोर्स निकाल रहे हैं। अभी मैं 1 kg के कारण निकाल रहा हूं, तो 1 kg पर बैठकर मैं उधर नहीं देखूंगा, उधर कुछ भी नजर नहीं आएगा। मुझे 1 kg के कारण 2 kg पर फोर्स निकालना है, तो मैं 1 पर बैठकर 2 को देखूंगा और बोलूंगा आजा आजा। तो भैया 1 kg ने 2 kg को अट्रैक्ट करना है, 1 kg ने 2 kg को अट्रैक्ट करना है, मतलब फोर्स कैसा होगा बच्चों, नेचुरली ऐसा होगा। अगेन आई एक्सप्लेन, भाई इस 1 kg पर बैठकर 2 kg को देखूंगा और फोर्स अट्रैक्शन का, इसलिए ये हो गया। फिर बारी आती है बच्चों 3 kg की, तो 3 kg पर जाकर बैठ गए, ये लीजिए 3 kg। अब 3 kg पर बैठकर बच्चों मैं 2 kg को देखूंगा, 3 kg पर बैठकर मैं 2 kg को देखूंगा, तो 3 kg ने 2 kg को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। भाई इस 3 kg ने उस 2 kg को अट्रैक्ट करना है। जिसके कारण फोर्स निकाल रहे हो उस पर बैठकर उसको देखिए जिस पर फोर्स निकाल रहे हैं। तो 3 kg ने बच्चों 2 kg को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, इसलिए फोर्स जो रहेगा बच्चों वो ऐसा रहेगा। अभी यहां पर अगर हम देखें बच्चों तो इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। एज यू कैन सी पिछले केस में दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम थी, यहां दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो बच्चों बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। दोनों में से बड़ा कौन, मेरे ख्याल से ये 6G आ रहा है, ये 4G आ रहा, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो जो नेट फोर्स होगा बच्चों वो F3 माइनस F2 होगा। F3 माइनस F2 आप कर लेंगे, आपके पास में नेट फोर्स आ जाएगा। और इस केस में जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी, इस केस में जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी बच्चों, बड़े फोर्स की डायरेक्शन में। दोनों में से बड़ा था राइटवर्ड वाला फोर्स, और नेट फोर्स वुड आल्सो एक्ट राइटवर्ड। अगेन मैं फिर बता रहा हूं बच्चों, देखिए अगर डायरेक्शन सेम है तो आपको ऐड करना है, और नेचुरली डायरेक्शन क्या आएगी बच्चों, जिस डायरेक्शन में इन दोनों की डायरेक्शन वही डायरेक्शन। लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा। इसके बाद में बारी आती है बच्चों 3 kg की। अभी 3 kg पर फोर्स कौन लगाएगा, देखिए 3 kg पर बच्चों 1 kg भी लगाएगा और 2 kg भी लगाएगा। तो 3 kg पर 1 kg ने कितना लगाना है बच्चों, कैपिटल G, M1 M2 और इनके बीच की डिस्टेंस 1.5। भाई अब मैं 3 kg पर फोर्स निकाल रहा हूं, मैंने क्वेश्चन बोला नहीं था, डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो अब चाहे तो आप 3 kg को वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। वैसे कुछ लोग समझ गए होंगे कि सर ने पहले 1 kg दिया फिर 2 kg दिया, मतलब अगली बार कंफर्म 3 kg देंगे, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है धीरे धीरे। तो साहब अभी 3 kg पर 1 kg ने कितना फोर्स लगाया, कैपिटल G M1 M2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया साहब। तो इस 3 kg पर 1 kg ने कितना फोर्स लगाया, कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। अब बारी आती है बच्चों डायरेक्शन की, दिशा की बारी आती है। तो डायरेक्शन क्या होगी भाई, चलिए पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी 3 kg पर 2 kg कितना फोर्स लगाएगा बच्चों, कैपिटल G M1 M2 और इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, तो स्क्वायर कर दिया। अब डायरेक्शन की बारी आती है भैया। तो अब देखिए 1 kg पर बैठकर मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा, मैं इधर नहीं देखूंगा, मैं इधर नहीं देखूंगा, मैं 1 kg से एग्जैक्टली 3 kg पर देखूंगा। 1 kg ने 3 kg को अट्रैक्ट करना है, 1 kg ने 3 kg को अट्रैक्ट करना है, मतलब फोर्स कैसा होगा बच्चों, लेफ्टवर्ड्स, ये लीजिए। और इस 2 kg ने 3 kg को भी अट्रैक्ट करना है, इस 2 kg ने 3 kg को भी क्या करना है बच्चों, अट्रैक्ट करना है। तो ये लीजिए भाई, आपने जिसके कारण फोर्स निकालना है उस पर बैठकर उसको देखना है जिस पर फोर्स निकालना है। तो इस 1 ने 3 को अट्रैक्ट करा, इस 2 ने 3 को अट्रैक्ट करा, और दोनों की डायरेक्शन माशाअल्लाह सेम है। तो जो नेट फोर्स आएगा बच्चों वो आ जाएगा F1 प्लस F2। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर दीजिए, आप ऐड कर देंगे आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। क्यों, डायरेक्शन चूंकि सेम है, और नेट डायरेक्शन नेचुरली बच्चों लेफ्टवर्ड आएगी, नेट डायरेक्शन जो आएगी वो लेफ्टवर्ड आएगी। तो ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको दी है बच्चों, जस्ट टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ दिशा का ज्ञान हमें हो जाए इसलिए दिए, अदरवाइज इस प्रॉब्लम में कुछ ऐसा था नहीं। और कैपिटल G की वैल्यू देखिए आपको बाद में रखनी है। मैं जनरली पैरामीटर्स में काम करना पसंद करता हूं क्योंकि उससे हमारे कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं, और कॉन्सेप्ट बन जाए बच्चों तो कैलकुलेशन इज नॉट अ वेरी बिग टास्क।
चलिए एनीवेज अगला हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। होप आपको ये समझ में आ गया होगा भाई, जिसके कारण फोर्स निकाल रहे हो उस पर बैठकर उसको देखना है जिस पर फोर्स निकालना है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, लिखिएगा 2 masses m and 4m, 2 masses m and 4m are kept at distance d from each other. There are 2 masses, एक का मास m है और दूसरे का मास 4m है। They are kept at distance d from each other. Determine the position of a point on the line joining these two masses. Determine position of a point on the line joining these two masses where a body experiences no force. जहां पर कोई बॉडी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करती। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करना बच्चों। 2 मास थे m और 2m और 4m, दोनों डिस्टेंस d पर रखे हुए, दोनों की लाइन पर बच्चों हमें उस पॉइंट की पोजीशन बतानी है जहां पर कोई बॉडी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करती। वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है बच्चों, हमें बोल रखा है कि एक मास कितना है m है, ये लीजिए। एक मास कितना है 4m है, ये लीजिए भाई। एक मास m और एक मास 4m और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों d है। आपको इनकी एक्सिस पर उस पॉइंट की पोजीशन बतानी है बच्चों जहां पर कोई बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करती है, जहां पर उस पर कोई बल नहीं लग रहा। तो क्या होगा इस सिचुएशन में, देखें जरा हम भाई। देखिए कोई बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रही, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा भाई देखिए, कोई भी आपने मास लिया m डैश, सपोज कीजिए आपने कोई मास लिया m डैश, ये लीजिए यहां पर आपने रख दिया। अब इस m डैश पर m भी फोर्स लगाएगा, 4m भी लगाएगा। भाई इस m डैश पर इस m ने भी फोर्स लगाना है और 4m ने भी लगाना है, दोनों लगाएंगे फोर्स, तो दोनों मासेस लगाएंगे। लेकिन कभी कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों मासेस इक्वल फोर्स लगाएं और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो। भाई जितना फोर्स उस पर स्मॉल m लगा रहा है उतना ही फोर्स उस पर 4m भी लगा रहा है। इस मास पर जितना फोर्स इसने लगाया उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो कैंसिल होकर आउटकम 0 हो जाएगा। आपको बताना है इस मास की पोजीशन की इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। और ऐसा कैसे संभव है? ऐसे संभव है भैया कि इस पर जितना फोर्स ये लगाए उतना ये लगाए, दोनों फोर्सेस की वैल्यूज इक्वल हो, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, दोनों कैंसल हो जाएंगे, तो नेट परिणामी प्रभावी टोटल इफेक्टिव इक्विवेलेंट 0 0 0 आ जाएगा। ये हो सकता है बच्चों, अदरवाइज तो हो नहीं सकता। तो अब अगर आपने देखिए m डैश को वहां रख दिया तो m डैश पर 4m किधर फोर्स लगाएगा भैया? m डैश पर ये जो 4m है, आपने जिसके कारण फोर्स देखना उसको, उससे मास को देखना है। अभी इस पर फोर्स की डायरेक्शन ऐसी और इसके कारण देखें तो भी डायरेक्शन ऐसी, तो ये तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो क्या इस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है? कल्पना कीजिए बच्चों, अगर इसको यहां रखा है तो 4m ने इसको बोलना है आजा आजा और m भी बोलता भैया आजा आजा। अभी दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है। अब अट्रैक्ट कर रहे हैं बात वो नहीं, दोनों मुद्दे की बात है, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। और अगर वो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं देयर आउटकम कैन नेवर बी ऑब्टेन्ड एज 0। सो श्योरली इस जगह पर तो बच्चों उस पर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर बच्चों मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करूँ कि इसको मैं m ले लूँ और ये 4m है, और अगर मान लीजिए मैंने m डैश को यहाँ कहीं रख दिया, तो क्या होगा? इस m डैश पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? इस m डैश पर m फोर्स लगाएगा। और कैसा फोर्स लगाएगा भाई? जिसके कारण फोर्स देख रहे हो उस पर से उसको देखेंगे फोर्स अट्रैक्शन का, ये लीजिए ऐसा कुछ हो गया। और इस 4m के कारण देखें तो 4m ने भी उस m डैश को क्या करना है बच्चों? अट्रैक्ट करना है। अभी दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है भाई। इस m के कारण m डैश पर अट्रैक्शन का फोर्स, इस m डैश पर इस 4m के कारण फोर्स अट्रैक्शन का, दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है। क्या इनका रिजल्टेंट नेट इफेक्टिव 0 लाया जा सकता है? कतई नहीं लाया जा सकता, बट डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो आप उनका सम 0 कर ही नहीं सकते। कैसे होगा? क्योंकि समेशन होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब यहां पर भी नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा, यहां पर भी नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि बच्चों मैं अगर ये m मास लेता हूं और ये 4m मास लेता हूं और जो तीसरा मास है बच्चों उसे मैंने कहीं यहां रखा, तो अब अगेन इस m डैश पर ये m और 4m दोनों ने फोर्स लगाना है। m इसको ऐसे फोर्स लगाएगा, ये लीजिए, और 4m
इसको ऐसे फोर्स लगाएगा। ये लीजिए भाई, इस m डैश पर m ने फोर्स लगाना है और m डैश ने m पर जो फोर्स लगाना है बच्चों वो इस तरफ लगाना है, और इस m डैश पर 4m ने इस तरफ फोर्स लगाना है। अभी दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं? अपोजिट हैं, अपोजिट हैं। अगर बाई चांस इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो सुभान अल्लाह, मज़ा आ जाएगा, हो जाएगा। भाई इस m डैश पर m ने फोर्स लगाना है, इस तरफ लगाना है, और इस m डैश पर 4m ने फोर्स लगाना है इस तरफ। अब अगर इन दोनों फोर्सेस की वैल्यूज सेम हो जाएं और डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो कैंसिल हो जाएंगे और आउटकम 0 हो जाएगा। और अगर आपने कहीं यहाँ रखा या कहीं यहाँ रखा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों के डायरेक्शन सेम है, वहाँ भी दोनों के डायरेक्शन सेम है। और अगर डायरेक्शन सेम होंगी तो बच्चों वो ऐड ऑन होंगे, और जब वो ऐड ऑन होंगे तो उनका सम कभी भी 0 0 0 नहीं हो सकता। यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था बच्चों। तो ये आपके पास में एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या होगा, जिसमें रिजल्टेंट फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड एज 0, जिसमें रिजल्टेंट फोर्स जो है बच्चों वो 0 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको कहीं बीच में रखेंगे। वी शैल कीप दैट ऑब्जेक्ट इन बिटवीन दैम, हम उन दोनों के बीच में रखेंगे। तो उस केस में दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, कैंसिल हो जाएगा। तो लेट अस सपोज बच्चों ये जो डिस्टेंस है वो है x। अगर ये डिस्टेंस x है बच्चों तो ये जो डिस्टेंस आएगी नेचुरली, ये डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों? d माइनस एक्स। भाई ये हमारे पास में जो मास है इसके इससे डिस्टेंस निकालूँ तो वो x होगी, और वो डिस्टेंस कितनी होगी? d माइनस एक्स होगी। अब बच्चों इस m डैश पर इसने कितना फोर्स लगाया? कैपिटल G m1 m2 अपॉन कितना बच्चों? एक्स स्क्वायर। इस m डैश पर इस m ने कितना फोर्स लगाया? G m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना लगा। और इस m डैश पर इसने कितना फोर्स लगाया? G m1 m2 अपॉन d माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। भाई इस m डैश पर इसने कितना फोर्स लगाया? इतना। और इस m डैश पर उसने कितना फोर्स लगाया? इतना। अगर ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम हो जाए, डायरेक्शन तो आप डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं कि अपोजिट हैं, लेकिन अगर वैल्यू डायरेक्शंस अपोजिट हो जाए बच्चों और वैल्यूज इक्वल हो जाए तो माशाअल्लाह नेट फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक में से दूसरे को माइनस करोगे। जहाँ तक सेम डायरेक्शन की बात होती है बच्चों हम एडिशन करते हैं, जब अपोजिट की बात होती है तो हम माइनस करते हैं। तो इस परिस्थिति में बच्चों हम लोग माइनस करेंगे और उस कारण 0 होगा, और फिर ये आ जाएगा कुछ ऐसा। अभी क्या होगा बच्चों, जब हम देखें तो कैपिटल G कैंसल, m डैश भी कैंसल और m भी कैंसल। अभी क्या आ गया बच्चों? दिस इज 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओवर d माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन d माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, और आप अब स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों तो d माइनस एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस 2x। कई लोग यहाँ पर एक गलती कर जाते हैं, गलती ये कर जाते हैं कि केवल प्लस वाला लेते हैं, लेकिन जब ईमानदारी से स्क्वायर रूट लिया जाए तो दोनों में से किसी एक तरफ प्लस माइनस लेना पड़ेगा। आप इधर प्लस ले लीजिए, माइनस ले लीजिए, और इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको जो x मिलेगा, बच्चों दैट वुड बी d अपॉन 3। x की वैल्यू d अपॉन 3 आ जाएगी। और अगर आपने माइनस ले लिया बच्चों तो देखिए इससे एक तो x की वैल्यू प्लस अगर लेते हैं, मैं सॉल्व कर देता हूँ इंडिविजुअली अलग अलग। यदि बच्चों मैंने d माइनस एक्स बराबर 2x लिया और एक मैंने d माइनस एक्स बराबर माइनस 2x लिया, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा बच्चों? d बराबर x प्लस 2x, और यहाँ से क्या आएगा बच्चों? d बराबर x माइनस 2x, और यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी d ओवर 3, और यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी माइनस d। सो दीज आर द टू वैल्यूज़ जो कि पॉसिबल हैं, x की वैल्यू d ओवर 3 और x की वैल्यू माइनस d। अब जरा गौर कीजिए, x इक्वल टू d बाय 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d बाय 3, ठीक है। लेकिन x इक्वल टू माइनस डी, अगर x इक्वल टू माइनस डी लेते हैं मतलब वो जो पोजीशन होगी बच्चों वो कहीं यहाँ होगी। भाई माइनस डी मतलब इस तरफ आ जाएगी, क्योंकि आपने उस तरफ वाले को प्लस x नाम दिया है तो ऑटोमेटिकली इधर माइनस हो जाएगा। अब फिर वही बात होगी बच्चों की, अगर आपने उधर रख दिया तो इस सिचुएशन में क्या होगा? अगर आपने यहाँ पर इस मास को रख दिया m डैश को, रेदर ऑफ कीपिंग ओवर हियर, इफ यू कीप दियर देन व्हाट विल हैपन? जितना फोर्स इसने लगाया उतना ही फोर्स इसने लगाया, ये होगा, बाकायदा होगा। आप प्रूव कर सकते हो कि जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये लगा रहा है,
बिल्कुल, लेकिन दोनों की डायरेक्शन वहां पर सेम होगी। आप देखिए, अगर ये x की वैल्यू मैं -d लेता हूं, जरा डायग्राम में देखिए बच्चों, ये m था, ये 4m था, ये डिस्टेंस d थी, और ये m डैश को आपने यहां रख दिया, और x की वैल्यू अगर -d लेते हैं तो वो d इस तरफ आ जाएगा, ये लीजिए। और इस केस में इस पर इसने कितना फोर्स लगाना है, इसने लगाना बच्चों Gm1 m2 अपॉन d स्क्वायर। भाई इस m डैश पर इसने कितना फोर्स लगाना है, Gm1 m2 अपॉन d स्क्वायर, और इस पर इसने कितना फोर्स लगाना है, Gm1 m2 और अपॉन में कितना बच्चों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखी जाए तो वो 2d का स्क्वायर होगी, और 2 का स्क्वायर आपको पता है बच्चों 4 से 4 कैंसल, और ये आ जाएगा बच्चों Gm1 m2 अपॉन d स्क्वायर। भाई न्यूमरेटर में भी 4, डिनोमिनेटर में भी 4 कैंसल हो जाएंगे, और ये आएगा। तो वैल्यूज तो दोनों केस में भाई देखिए, इस m डैश पर जितना फोर्स इसने लगाया, m डैश पर 4m ने भी बिल्कुल उतना ही फोर्स लगाया है, दोनों ने बिल्कुल बराबर लगाया है। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस m ने भी फोर्स इधर लगाना है और इस 4m ने भी फोर्स इधर लगाना है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो आप सोच सकते हैं कि इस केस में रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। एक्चुअली हमने ये जो थ्योरी पूरी सॉल्व करी दोनों के इक्वल को लेकर करी है। डायरेक्शन तो हमने यहाँ पर हमारे दिमाग में चलाया कि अगर हाँ हम बीच में रखेंगे कहीं तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, आजू बाजू रखा आपने, अगर m डैश को उधर रख दिया तो इस 4m ने भी उसको इधर लगाना है और इसने भी इधर लगाना है, तो रिजल्टेंट 4 0 आ ही नहीं सकता। वैसा ही यहाँ पर भी आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, अगर आपने उनके बीच में रख दिया तो फिर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे। अब मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में आपके पास में एक वैल्यू ये आएगी, एक वैल्यू ये आएगी। अब -d का मतलब मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, +d/3 तो मतलब बीच में कहीं ये d/3, और -d का मतलब क्या होगा, उस तरफ करने से देखिए दोनों फोर्स की वैल्यूज तो सेम आएंगी, पर चूंकि डायरेक्शन अपोजिट नहीं आएंगी, सेम आएंगी, इसलिए रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता। इसलिए बच्चों ये वैल्यू -d वाली पॉसिबल नहीं है, केवल और केवल यही वैल्यू पॉसिबल है, केवल और केवल यही वैल्यू पॉसिबल है। और हम कह सकते हैं बच्चों की मतलब वो जो तीसरा मास है, हमसे पूछा ना कि कहाँ रखें, तो देखिए पहला मास यहाँ पर था, दूसरा मास यहाँ पर था, तो तीसरे मास को कहाँ रखेंगे बच्चों। एक बात अवश्य भावी रूप से सत्य है कि उस मास को उनके आजू बाजू रखने से आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आजू बाजू रखने से उनका रिजल्टेंट 0 नहीं आ पाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम आएंगी और कैंसल नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर मैंने बीच में रख दिया बच्चों तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि वो तीसरे मास को हम यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर रखेंगे, स्मॉल m से d/3 डिस्टेंस पर, या फिर 4m से बच्चों, अभी टोटल डिस्टेंस कितनी थी, d थी, उसमें से इधर d/3 हो गया, तो बाकी कितना हो गया बच्चों, d - d/3 यानी कि 2d/3। अगर जैसे ऑब्जेक्टिव आ जाता है और आपसे पूछ लेते कि कहाँ रखें, तो भाई हो सकता है आपको स्मॉल m से डिस्टेंस दे रखी हो, लेकिन अगर स्मॉल m से नहीं भी दे रखी हो तो घबराने का नहीं है, आप इसके कारण डिस्टेंस निकालिए, वो 2d/3 आएगी। तो डिस्टेंस बच्चों आएगी d/3, या फिर m मास से d/3 और 4m मास से बच्चों 2d/3। अगेन आई एक्सप्लेन, भाई m मास से कितनी, d/3, तो 4m मास से कितनी हो जाएगी बच्चों, 2d/3। तो ये इसकी जो है बच्चों अप्रोच रहेगी, और रहेगा कहाँ पर, बीच में, आजू बाजू रखने से आपका काम नहीं होगा बच्चों। और -d वाला क्यों नहीं आया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब कई लोग बोलेंगे कि सर आप इतना लंबा चौड़ा काम करते हो, आपने बोला सर यहाँ पर स्क्वायर रूट लो, आप स्क्वायर रूट लेते d - x बराबर 2x आ जाता। भाई स्क्वायर रूट लेते d - x स्क्वायर का ये और इसका ये, और इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर सर ये d/3 आ जाएगा। आपने स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस लिया, काहे को माइनस लेने में अपना टाइम वेस्ट करा, आप प्लस लेके करते सीधा आंसर आता। ये इतना चौड़ा, जो लंबा चौड़ा आपने जो बताया कि यहाँ रखेंगे दोनों फोर्स की वैल्यू सेम आएगी, क्या मतलब, इररिलेवेंट है, छोड़ो ना सर, आंसर लाओ घर जाओ। पर बच्चों मेरा काम सिर्फ आंसर लाना नहीं है, आपका काम जरूर हो सकता है सिर्फ आंसर लाना, पर ऑफ कोर्स मेरा काम नहीं है, क्योंकि यहाँ अब जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो कई बार कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कई सारी क्यूरीज आती हैं, और जब वो क्यूरीज आती हैं तो फिर उनके आंसर्स देना भी लाजमी बनता है। और जैसा कई लोग बोलते हैं कि साहब, जो मानना होता है कि साहब क्लास में जो बात रहती है हम क्वेश्चन के आंसर्स पूछ सकते हैं, यहाँ पर हम पूछ नहीं पाते वीडियो में। इसमें कोई संशय नहीं कि आप क्लास में क्वेश्चन के आंसर पूछ पाते हैं और वीडियो में नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन एक ईमानदारी से मैं अभी आप लोगों से एक बात कहूं बच्चों, ईमानदारी से आप लोग खुद विचार कीजिए कि जब आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं तो आप में से कितने लोग हिम्मत कर पाते हैं क्वेश्चंस को पूछने की। बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि ही इज़ वेरी शाय, वो अपनी बातों को बोल नहीं पाता, हेजिटेट करता है, इसको पूछने में शर्म आती है। ये होता है,
ये बहुत से लोगों के पास में होता है। हम सोचते हैं कि हम लोग क्लास जा रहे हैं तो वहाँ हमारी समस्याओं का निराकरण होगा, हम पूछने में हमको शर्म आती है और कई बार हम पूछने की हिम्मत दिखाते हैं, पर टीचर्स जो होते हैं वो अपने आसपास ऐसा एक ऑरा बना देते हैं कि आप पूछ नहीं पाते उनसे, आप डरते हैं, घबराते हैं, टीचर डांट देगा, अरे बैठ जा, अभी बाद में समझाते हैं, बेटा बाद में आएगा फिर समझ लेंगे। तो वो मेरी पॉलिसी में नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर बोलूँ, वो मेरी पॉलिसी में नहीं है। मैंने हमेशा मेरे किसी भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, मैंने कोशिश ये करी कि मैं उसको पूरी तरह से समझूँ, उसकी बात को ज़रा समझूँ, क्योंकि वही तो चीज़ें हैं जो मुझे काम आ रही हैं। अब ये क्वेश्चन अगर डाउट आते हैं तो उन डाउट्स के आंसर मेरे पास में रेडी है, इसीलिए थोड़ी सी वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाती है। अगर किसी टॉपिक को कंप्लीट ही करना हो तो फिर वो मेरे लिए शायद 10 मिनट की बात हो, लेकिन अगर मुझे उसको आराम से एक एक बात उसकी इंटीग्रेट करनी है तो फिर वो 10 मिनट 1 घंटे में भी तब्दील हो सकते हैं। और अभी तक आप जैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं मुझसे, तो आप देख रहे होंगे कि कई बार सर के लेक्चर्स बहुत लेंथी होते हैं, पर मेरी कोशिश ये होती है कि वॉट एवर डाउट्स यू पीपल कैन हैव शुड बी आंसर्ड बिफोर यू थिंक ऑफ दैट। सो इसीलिए तो आप अगर साइड में लगता है तो भी फोर्स उतना हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट नहीं आ पाती। तो ये बहुत काम की बात है बच्चों। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो आप लोगों के जहन में रहता है, या पेरेंट्स सोचते हैं कई बार कि नहीं यार डाउट पूछ नहीं पाएंगे, सही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पूछने के लिए मैंने ऑप्शंस छोड़ रखे हैं, आप उन मेल करके भी SMS करके भी पूछ सकते हैं, बट स्टिल अगर आपको है बच्चों तो मैं साथ के साथ उनके आंसर देता चलूँ। और हमें ये मालूम होना जरूरी कि ये सही है और ये गलत है। जो चीज़ सही है वो तो हमको पता होती है, लेकिन हमको ये नहीं पता होती कई बार कि वो क्यों सही है, या जो चीज़ गलत है वो हमको ये नहीं पता होती कि वो क्यों गलत है। जब हमको वो क्लियर हो जाता है तो फिर फंडामेंटल्स पर जो कमांड बनती है बच्चों, वो आनंददायी होती है, बिल्कुल आनंददायी होती है। और कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स बना लीजिए, आप दुनिया की कोई भी एग्जाम हो बच्चों, आप खटाखट सक्सीड मार सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बच्चों ये मैंने एक आपको बताया कि देखिए 2 मासेस हैं, अगर उनके पहली बात तो वो पोजीशन कहाँ आएगी बच्चों, वो पोजीशन उनके बीच में आएगी, उनके बीच में आएगी। और लगे हाथों में एक और बात बता दूं आपको, उनके बीच में आएगी, उनके आजू बाजू क्यों नहीं आ पाएगी, मैं आपको 4-5 बार समझा चुका हूँ। और हमेशा इन दोनों में से जो छोटा मास होगा उसके ज़्यादा क्लोज आएगी। आप देखिए दोनों में कौन था, एक M था और एक 4M था, तो किसके ज़्यादा क्लोज आई, M के ज़्यादा क्लोज आई, M के ज़्यादा क्लोज आई। भाई ये डिस्टेंस D/3 है, डिस्टेंस 2/3 थी। अनडाउटेडली बच्चों दिस डिस्टेंस इज स्मॉलर इन कंपैरिजन ऑफ दिस डिस्टेंस। सो यू पीपल ऑलवेज रिमेंबर दैट वो जो पोजीशन जहाँ पर नेट फोर्स 0 है, वो पोजीशन कहाँ आएगी बच्चों, वो पोजीशन वहाँ पर आएगी जो छोटा मास है उसके ज़्यादा क्लोज होगी। लगे हाथों एक और बात बता दूँ बच्चों, इन दोनों की लाइन पे मुझसे पूछा, तो यहाँ आ गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं उस मास को M' मास को बच्चों अगर इन्फिनिटी पर ले जाके रख दूं, तब भी तो नेट फोर्स 0 होगा। इन्फिनिटी पर ले जाके रख दूं बच्चों, तब भी तो नेट फोर्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो इन्फिनिटी पर चला गया तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गई, और अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गई बच्चों तो फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपॉन में इन्फिनिटी स्क्वायर, मतलब 0 हो जाएगा। ऐसे ही इधर भी, इस तरफ भी अगर मैंने उसे इन्फिनिटी पर ले जाकर रख दिया तो भैया ये डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गई, फोर्स 0 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि वो उनके बीच में हो, वो पॉइंट इन्फिनिटी पर भी हो सकता है। हालांकि इसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, पर जैसा मैंने कहा कि जो फितूरी किस्म के लोग होते हैं, जिनके दिमाग में कुछ ना कुछ फितूर चलता रहता है, हालांकि उन फितूरी लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत आगे बढ़ते हैं। और अगर आगे बढ़ना है तो कुछ अपना तो करना पड़ेगा। मेरा प्रिंसिपल तो यही है साहब कि मैं अगर नकल मारूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, ना मुझे सेटिस्फेक्शन होगा। मुझे भी आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी 8-10 साल बाद शायद मुझे लगे कि यार मैंने ये जो काम किया था, किया मैंने उसकी नकल मार के था। तो वो एक सेटिस्फेक्शन, वो एक मज़ा नहीं आता, वो आनंद नहीं आता। और वो अगर आनंद लाना है भैया तो कुछ अपना सोचना पड़ेगा। तो अगर ऐसे कुछ फितूरी किस्म के लोग हों बच्चों तो यस ऑफकोर्स इन्फिनिटी पर भी नेट फोर्स 0 होगा, अनडाउटेडली इन्फिनिटी पर फोर्स 0 होगा। तो चलिए बच्चों ये हमने देखा कि कहाँ पर होगा। अच्छा एक बात और भी है कि इस लाइन पर अगर मान लीजिए इस मास को कहीं यहाँ रखते तो फिर नेट फोर्स 0 नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि फिर इसके कारण फोर्स ऐसा आता है, इसके कारण ऐसा आता। भाई अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आती क्या? बिल्कुल नहीं आती। वैल्यू सेम हो सकती थी कि हाँ जितना फोर्स इस पर इसने लगाया उतना इसने लगाया, बट कुड दैट हैपन कि साहब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती? बिल्कुल नहीं होती, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम। सो दैट वॉन्ट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसको करने का मैंने आपको एक तरीका तो बता दिया कि हाँ ऐसे करेंगे। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी दे देता हूँ जिसमें आप डायरेक्ट वैल्यूज फीड करके आंसर ला सकते हो। बच्चों आपके पास में एक मास है M1,
you do have one mass m1, this is another mass m2, इन दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है d, इनके बीच में किस जगह पर किसी बॉडी को रखे कि उस पर फोर्स 0 हो। तो सपोज कीजिए कि अगर वो डिस्टेंस x है, अगर वो डिस्टेंस x है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होगा बच्चों x इक्वल्स टू अंडर द रूट m1d अपॉन m1 प्लस m2। डायरेक्ट ये जो डिस्टेंस आई है बच्चों, ये कहाँ से आई है, m1 से, जिससे आई है डिस्टेंस उसको आपने न्यूमरेटर में रखा है। यू नोटिस देयर, जिससे डिस्टेंस निकाली है बच्चों उसको आपने न्यूमरेटर में रखा है। जैसे अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस x आपको अगर m1 की बजाय m2 से निकालनी होती, अगर ये डिस्टेंस आपको m1 की बजाय m2 से निकालनी होती तो फिर आप m2 के स्क्वायर रूट को न्यूमरेटर में रखते हैं। अभी आपको ये डिस्टेंस कहाँ से निकालनी थी, m1 से, तो आपने m1 को न्यूमरेटर में रखा। लेकिन अगर यही मुझे m2 से निकालनी होती तो मैं m2 को न्यूमरेटर में रखता डायरेक्ट ये फार्मूला। जैसे यही क्वेश्चन देखिए, एक मास m था, एक मास 4m था, आपको पोजीशन बतानी जहाँ पर उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। नेट फोर्स 0 हो मतलब वो इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 हो। तो क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए x इक्वल्स टू m1d अपॉन अंडर द रूट m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये कुछ हो जाएगा बच्चों। डायरेक्ट फार्मूला लगा भाई, यहाँ पर m1 का काम कौन कर रहा है, डायग्राम से देखिए m1 का काम कौन कर रहा है m, और m2 का काम कौन कर रहा है 4m। भाई m1 का काम कर रहा है m, m2 का काम कर रहा है 4m। न्यूमरेटर में बच्चों रूट m कैंसिल हो गए भाई, रूट m कैंसिल हो गए। और इस तरीके से बच्चों ये आएगा d अपॉन 1 प्लस 2, और ये होगा बच्चों कितना, d अपॉन 3। सो दिस इज द पोजिशन वेयर नो फोर्स एक्स इफ एनी बॉडी इज केप्ट देयर। तो डायरेक्ट ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। तरीके सभी हो सकते हैं बच्चों हमारे पास में काम को करने के, जल्दी भी हो सकते हैं, देर से भी हो सकते हैं, पर देर से करने वाले तरीके हमें लगते कई बार बेकार हैं बच्चों, पर काम वही आते हैं, लॉन्ग लास्टिंग एवर लास्टिंग वही होते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस फार्मूले को आप लिख लीजिएगा, बड़े काम की चीज़ है। डायरेक्ट अगली बार से आ जाता है तो आप डायरेक्ट रेडीमेड फार्मूला रेडी पड़ा है, फटाफट वैल्यूज फीड कीजिए और उधर से आंसर को खटाक से आउटपुट निकालिए। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपके पास में एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, वी डू हैव एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक मास है आपके पास में m, दूसरा मास भी है m और तीसरा मास भी है m, इसकी साइड लेंथ है a। आपको ये करना है बच्चों कि इन तीनों में से किसी भी एक मास पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है। इन तीनों में से किसी भी एक मास पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना बच्चों। एक अल्प समय लेकर वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। तो लीजिए साहब, ये 1 नंबर का मास, ये 2 नंबर का मास, ये 3 नंबर का मास। अब फोर्स कौन लगाएगा बच्चों, अब हमको किसी भी एक पर निकालना है। तो किसी भी एक पर निकालना है तो हम एक काम करें, हम 1 पर निकाल दें। तो 1 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा बच्चों, 1 पर लगाएगा एक तो 2 नंबर का मास, और 2 नंबर का मास कितना फोर्स लगाएगा, 2 नंबर का मास फोर्स लगाएगा बच्चों g m1 m2 अपॉन a स्क्वायर। भाई इस 1 पर 2 ने कितना फोर्स लगाना है, इस 1 पर 2 ने फोर्स लगाना g m1 m2 अपॉन a स्क्वायर। ये लीजिए भाई, इस पर इसने फोर्स लगाना g m1 m2 अपॉन a स्क्वायर। और इस 1 पर 3 ने कितना फोर्स लगाना है, 1 पर बच्चों 3 ने भी इतना ही फोर्स लगाना। बाई चांस 1 पर जितना फोर्स 2 लगाएगा 1 पर उतना ही फोर्स 3 लगाएगा, दोनों बराबर लगाएंगे बच्चों। 1 पर 2 ने कितना फोर्स लगाया, g m1 m2 अपॉन a स्क्वायर। 1 पर 3 ने कितना फोर्स लगाया बच्चों, g m1 m2 अपॉन a स्क्वायर, दोनों ने बराबर लगाया। और अभी क्या बारी आती है बच्चों डायरेक्शन की। तो 2 पर बैठकर 1 को निहारना है मुझको। मैं 2 पर बैठकर 1 को देखूंगा और बोलूंगा आजा आजा, तो भैया फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी। भाई दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F2, है ना, और 2 ने जितना फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन आ गई। अब ऐसे ही 3 पर बैठकर, अभी मैं 3 पर बैठकर भैया 1 को देखूंगा, 3 पर बैठकर 1 को देखूंगा तो यहाँ डायरेक्शन ऐसी होगी। ये लीजिए, अभी अगर डायरेक्शन सेम होती तो हम ऐड कर देते, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती हम माइनस कर देते। भाई इसके कारण डायरेक्शन ऐसी है, इसके कारण डायरेक्शन ऐसी है, और दोनों के बीच में कोण के बारे में अगर चर्चा करें बच्चों तो वो है 60 डिग्री 60 डिग्री। और वो 60 डिग्री है तो जो नेट फोर्स होगा बच्चों दैट वुड बी अंडर द रूट ऑफ F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 cos 60। भैया यहाँ पर क्या होगा, अगर हम नेट फोर्स निकालें तो वो क्या होगा, अंडर द रूट P स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो ये आया आपके पास। अभी आप दोनों की वैल्यूज रखिए। कॉस 60 की वैल्यू होगी बच्चों √3/2, कॉस 60 की वैल्यू √3/2। अच्छा एक बात देखिए, मैग्नीट्यूड वाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2 इज द वैल्यू ऑफ F3। दोनों की वैल्यूज बच्चों सेम है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो हम ऐड कर देंगे। वो भाई F3 की जगह भी क्या रख सकते हैं, F2। F3 की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों, F2। और थोड़ी सी मैंने गलती करी थी, अभी मैंने बोला था cos 60 की वैल्यू √3/2 होती है। क्षमा चाहूंगा बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख दिया सही 1/2। किसी किसी के कान थोड़े से खड़े हो गए होंगे कि ये क्या हो रहा है। चलो साहब, यहाँ पर 2 से 2 कैंसल कर दिया और इस तरीके से बच्चों ये हो गया F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस फिर से F2 into F2 will become F2 square. So solving this will give us बच्चों under the root of 3 F2 square. Taking square root will give us 3 रूट का 3 का रूट ले लेंगे और F2, और ये हो जाएगा बच्चों √3। और जहाँ तक F2 का सवाल है बच्चों तो वो है G m1 m2 upon a square. So this is the net force on any mass. किसी भी एक मास पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, किसी भी एक मास पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा √3 gm² upon a square। आपने जैसा 1 पे निकाला बच्चों वैसे ही आप 2 पर भी निकाल सकते थे, वैसे ही आप 3 पर भी निकाल सकते थे। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ टास्क। एक और प्रश्न हम लोग करते हैं बच्चों। चलिए अब हमको दे रखा एक स्क्वायर, वी हैव गॉट अ स्क्वायर। ये मास m, ये मास m, ये मास m और ये भी मास m। ये चारों मासेस की वैल्यूज हैं बच्चों m। दीज ऑल आर द मासेस जिनकी वैल्यू m है, ये भी m है। और साइड लेंथ जो है बच्चों वो a रखिए, मतलब चारों मासेस एक स्क्वायर के वर्टाइसेस एक वर्ग के शीर्षों पर रखे हैं जिनके द्रव्यमान m है और उसकी भुजा की लंबाई बच्चों a है। आपको वही घिसा पिटा सा काम करना है कि इन चारों में से किसी भी एक मास पर लगने वाला नेट फोर्स बताना है। किसी भी एक मास पर आप थोड़ी देर के लिए बच्चों अल्प समय के लिए वीडियो को विराम दीजिए, विश्राम दीजिए, पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए हम एक काम करते हैं, हम इनको नंबर दे देते हैं। सपोज कीजिए इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, इसको नाम दिया 3 और इसको ऑब्वियसली 4 नाम दे दिए बच्चों। अब एक काम करें, इनमें से किसी पर भी निकालना है तो हम एक काम करते हैं, 4 पर फोर्स निकालते हैं। 4 पर, अभी 4 पर कौन कौन लगाएगा, 4 पर बच्चों 1 फोर्स लगाएगा। 1 कितना फोर्स लगाएगा, G m1 m2 अपॉन a स्क्वायर। भाई इस 4 पर इस 1 ने G m1 m2 अपॉन a स्क्वायर। फिर इस 4 पर 3 ने कितना फोर्स लगाना है, अब 4 पर बच्चों 3 ने फोर्स लगाना है कैपिटल G m1 m2 अपॉन a स्क्वायर। इस 4 पर 1 ने G m1 m2 अपॉन a स्क्वायर। इस 4 पर 3 ने G m1 m2 अपॉन a स्क्वायर। और 4 पर बच्चों 2 भी तो फोर्स लगाएगा। भाई 4 पर 2 भी फोर्स लगाएगा और 2 कितना फोर्स लगाएगा, 2 इस पर फोर्स लगाएगा कैपिटल G m1 m2 और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों दैट इज √2 है। भाई इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है √2a होगी। भाई F1 निकाला, उस पर F3 निकाला, F2 निकाला। फोर्स ड्यू टू 1, फोर्स ड्यू टू 3, फोर्स ड्यू टू 2। अभी बारी आती है बच्चों डायरेक्शन की। अभी मैं 1 के कारण अगर डायरेक्शन देखूं तो 1 पर बैठकर 2 को देखूंगा, डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स मास, टुवर्ड्स मास आएगी बच्चों। तो ये रहा F1, ये आ गया F1। भाई इसके कारण फोर्स टुवर्ड्स मास, इसके कारण फोर्स टुवर्ड्स मास। आप देखिए तो इसके कारण टुवर्ड्स मास, इसके कारण टुवर्ड्स मास और इसके कारण अगर देखा जाए बच्चों तो वो भी टुवर्ड्स मास। जिस पर बैठकर देख रहे हो उससे आपको दूसरे वाले मास को देखना है तो दूसरे वाले मास को देखिए। भाई इस पर इसने फोर्स लगाया, इस पर इसने फोर्स लगाया और इस पर इसने फोर्स लगाया, तीनों फोर्सेस निकाल दिए। अब बच्चों अगर डायरेक्शन सेम होती ऐड कर देते, डायरेक्शन अपोजिट होती माइनस कर देते, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर 2 फोर्स भी नहीं है जैसा पिछले क्वेश्चन में थे। 2 फोर्स थे तो खटाखट √p² प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा कर देंगे, पर यहाँ पर तो 3 है। तो हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इस सम को करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 मेथड यूज कर सकते हैं। पहली एक काम करते हैं, हम 1 और 3 का रिजल्टेंट निकालते हैं। भाई 1 और 3 का रिजल्टेंट क्या होगा, 1 और 3 का रिजल्टेंट होगा अंडर द रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 F1 F3 cos 60। भाई आप अगर इस
पर इन दोनों के कारण फोर्स निकालते हो तो अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। और 60 क्यों, सॉरी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा भैया, नेचुरल बात है, इन दोनों के बीच में जो कोण होगा वो होगा π/2, 90 डिग्री। 90 डिग्री आ जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों, तो ये आ जाएगा √2f1 मतलब √2 और f1 की वैल्यू होगी बच्चों gm² upon a square. So this is a resultant of f1 and f3. ये आपके पास में बच्चों f1 और f3 का रिजल्टेंट आ गया, f1 और f3 का रिजल्टेंट आ गया। भाई दोनों की वैल्यूज चूंकि सेम थी, दोनों की वैल्यूज सेम थी, जितनी देखिए f1 की उतनी f3 की, आपने वैल्यूज फीड करी, यू जस्ट गॉट दैट इट इज √2 gm² upon a square। ये आ गया बच्चों। अब एक बात आप समझिए, कोई भी दो फोर्स अगर आप लेते हैं, सपोज कीजिए एक फोर्स P है, एक फोर्स Q है, तो वन थिंग इज सर्टेनली श्योर बच्चों कि दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों के बीच में कहीं होता है बच्चों, उन दोनों का रिजल्टेंट उन दोनों के बीच में होता है, ये हम लोग जानते हैं। और दोनों में से जो बड़ा फोर्स होता है रिजल्टेंट उसके ज़्यादा क्लोज होता है। भाई रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों के बीच में होगा, दोनों में से जो बड़ा फोर्स होगा उसके ज़्यादा क्लोज होगा। और एक और बात बच्चों, अगर इन दोनों फोर्स की वैल्यू सेम हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन फोर्स इज द वैल्यू ऑफ अनदर फोर्स, देन रिजल्टेंट लाइज एग्जैक्टली अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। रिजल्टेंट उनके ठीक एंगल बाइसेक्टर की दिशा में होगा, ठीक कोणार्धक की दिशा में होगा और ठीक बाइसेक्टर की डायरेक्शन में होगा बच्चों। तो देखिए ये f1 था, f3 था, अब इन दोनों का रिजल्टेंट आना तो इनके बीच में भाई एक डायरेक्शन ऐसी थी, एक डायरेक्शन ऐसी थी, तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा, रिजल्टेंट ऐसा आएगा, रिजल्टेंट ऐसा आएगा, कुछ ऐसा ही आएगा। अब चूंकि दोनों की वैल्यूज बच्चों सेम है, एज इट इज क्लियर फ्रॉम दीज टू एक्सप्रेशंस, सो आई कैन से रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों के ठीक बीच में होगा, मतलब अलोंग दिस डायगोनल होगा, हमेशा नहीं होगा। अभी चूंकि यहाँ पर बच्चों जितनी वैल्यू f1 की थी उतनी f3 की थी, तो रिजल्टेंट दोनों के बीच में आया। चूंकि दोनों की वैल्यू सेम थी, जिससे रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा, और जब बिल्कुल बीच में आएगा तो रिजल्टेंट वुड बी अलोंग दिस लाइन। तो ये f2 था, ये f1 तो इस तरीके से बच्चों जो नेट फोर्स आएगा, इस तरीके से बच्चों जो नेट फोर्स आएगा, उस नेट फोर्स की वैल्यू बच्चों f2 प्लस f13 हो जाएगी। रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, f2 प्लस f13। क्यों? क्योंकि अब देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। भाई पहले आपने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, वो उन दोनों के बीच में आया और फिर उसकी डायरेक्शन f2 की डायरेक्शन में थी। तो अब देखिए आप रख दीजिए f2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, दैट इज gm² अपॉन 2a²। भाई आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो माशाल्लाह आपको कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन मिलेगा। और इसकी वैल्यू बच्चों √2 gm² अपॉन a²। ये लीजिए भाई, हमने इसको रखा वो ये रहा, और इसको रखा वो ये आया, और gm²/a² इसमें से कॉमन निकाल के बाकी सारा काम आप कर सकते हो। मैं लिखे देता हूँ फिर भी, चलिए ये हो गया बच्चों gm² अपॉन a² इंटू 1/2 प्लस √2, और इस तरीके से आपके पास में नेट फोर्स आ गया। ये तो बच्चों एक बात है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका। अदरवाइज क्या होता है बच्चों, जब किसी बॉडी पर 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 50, 100, 1000 फोर्स लग रहे हों, तो हमारे पास में एक तरीका ये होता है कि हम क्या करें, उनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में रिजॉल्व करें। देखिए अब यहाँ पर ये f2 है, ये f4 है, सॉरी क्या है बच्चों, एक मिनट, ये f1 था, ये f1 था, ये f1 था, और ये f3 था, और f2 जो था बच्चों वो ऐसा था, f2 ऐसा था। और नेचुरल सी बात है बच्चों, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री का है। तो बच्चों अभी मैं अगर x एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स देखूं, तो x एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, ये f1 तो पूरी तरह से x एक्सिस के अलोंग है, f1 इज कंप्लीटली अलोंग x एक्सिस एज इट इज। f2 को अगर मैं रिजॉल्व करूंगा बच्चों, तो ये जो एंगल है जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं वो 45 डिग्री का है, तो दैट वुड बी f2 cos 45, f2 cos 45 हो जाएगा। भाई f2 को अगर आपने रिजॉल्व किया तो f2 cos 45, और f3 तो पूरी तरह से y एक्सिस के अलोंग है, इसलिए उसका x कंपोनेंट 0 हो जाएगा।
F1 पूरा ऐसा, F2 को इधर रिजॉल्व करेंगे, F2 cos 45 और F3 तो पूरी तरह से y एक्सिस के अलॉन्ग है बच्चों, इसलिए उसका x कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चों ये आएगा F1 प्लस F2 बाय रूट 2, क्योंकि cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। और ऐसे ही बच्चों में y एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स देखूं, y एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स देखूं तो बच्चों ये F1 जो है दिस इज एक्टिंग कंप्लीटली अलोंग x एक्सिस, एंड सिंस इट इज एक्टिंग कंप्लीटली अलोंग x एक्सिस इसलिए इसका y कंपोनेंट 0। इसका y कंपोनेंट निकालेंगे बच्चों तो वो कितना आएगा, दैट वुड बी F2 sin 45, F2 sin 45 और F3 तो पूरी तरह से y एक्सिस के अलोंग है बच्चों, इसलिए वो ये हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, देन दिस इज F2 बाय रूट 2 प्लस F3। भाई साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और F3 की वैल्यू ये, तो नेट फोर्स जो आएगा बच्चों, नेट फोर्स आएगा अंडर द रूट ऑफ Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। नेट फोर्स होगा बच्चों अंडर द रूट Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। और अच्छा, अब आप Fx और Fy की वैल्यूज फीड कीजिए, ये Fx की वैल्यू है और ये Fy की वैल्यूज है, आप दोनों की वैल्यूज को फिट कीजिए और आप आराम से इत्मीनान से आप देखिए बच्चों, एक्चुअली जितनी वैल्यू F1 की है उतनी ही F3 की है, वो तो आपको पता ही है। तो आप इसको जब सॉल्व करके देखेंगे बच्चों प्रॉपरली तो आपको मिलेगा आंसर वही का वही। मैं आपको बोलता हूँ, देखिए ये आपके पास में क्या Fx क्या बच्चों, Fx है F1 प्लस F2 बाय रूट 2 का स्क्वायर। भाई ये तो आपके पास में Fx है और Fy क्या है, Fy है बच्चों F2 बाय रूट 2, ये लीजिए F2 बाय रूट 2 प्लस F3 बच्चों। और इस F3 की वैल्यू अगर एक्चुअली देखी जाए तो वो F1 के बराबर ही है, मैग्नीट्यूड वाइज दे बोथ आर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। तो जो भाई F3 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, देखिए है तो ये इतना, लेकिन F3 की जगह मैं F1 रख सकता हूँ तो ये हो जाएगा। अब बच्चों ये देखिए क्या हो रहा है, टू मेक द कैलकुलेशन इजियर मैंने जस्ट F3 को F1 से रिप्लेस कर दिया ना। अब जितना ये है बच्चों उतना ये है, दे बोथ आर एब्सोल्युटली सेम, देख लीजिए। सो आंसर वुड बी अनडाउटेडली बच्चों रूट 2 टाइम्स ऑफ F1 प्लस F2 बाय रूट 2। भाई आप इसको ये देखिए, पहली बात तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस का रूट 2 हो गया और बाकी ये पूरा एज इट इज आ गया। अब आप एक काम कीजिए, वहां पर F1 और F2 दोनों की वैल्यूज रखिए, F1 और F2 की वैल्यूज रखिए, माशाल्लाह वही का वही आंसर आ जाएगा। भाई रख देंगे यदि आप तो ये रूट 2 टाइम्स ऑफ F1 दैट इज gm² अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पर अगर आप रखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा कितना, दिस इज रूट 2 टाइम्स ऑफ gm² अपॉन 2 रूट 2 ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। भाई आपने इस रूट 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया, और इस रूट 2 का अंदर भी मल्टीप्लाई करना है, और ये रूट 2 एक पहले से था, और आप सिंपली वैल्यूज प्लेस कीजिए, मैंने जो कुल मिलाकर कहा। अब फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी बच्चों, इसमें से रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, gm² बाय a स्क्वायर दोनों में है, कॉमन निकाल दीजिए, इधर बचेगा 1/2 और इधर बचेगा रूट 2, ये आ गया। सो ये भी कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू वेदर आप F1 और F3 का रिजल्टेंट निकालें, फिर आप वो देखें कि एक्चुअली रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आ रहा है और ये F1 3 और F2 की डायरेक्शन सेम है, दोनों को ऐड कर दें। या फिर दूसरा तरीका क्या था बच्चों कि हम तीनों को x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व कर लें। ये जो तीसरी वाली मेथड है बच्चों, वो थोड़ी सी, दूसरी वाली जो मेथड है सॉरी, वो थोड़ी सी लंबी जरूर लगती है किसी को कि यार रिजॉल्व करने वाला काम मुश्किल है, ये काम आसान है, लेकिन रिजॉल्व करने वाली बच्चों मेथड जो है वो यूनिवर्सल मेथड है, वो हर जगह काम आती है। अभी तो बाई चांस 3 फोर्स थे, अगर 4 भी होते, 4 भी, 5 भी होते, 6 भी होते, सब में लगती। और सेकेंडली अभी दोनों की वैल्यूज सेम थी, इसलिए रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आया। अगर दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होती तो रिजल्टेंट बीच में तो आता, पर बिल्कुल बीच में नहीं आता, तो फिर वहां जाकर हमारे हाथ रुक जाते। पर इस मेथड में हमारे हाथ काम कर पाएंगे बच्चों, हम आसानी से काम कर पाएंगे, तो ये इस मेथड का एडवांटेज है। तो जब भी कभी इस तरह से मल्टीपल नंबर ऑफ फोर्सेस होते हैं, ऑलवेज इट इज एडवाइजेबल यू फॉलो द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। अगर ऐसी कोई आसान प्रॉब्लम है तो फिर तो हम और भी सरलता से भी काम कर सकते हैं।